हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिडक्टिव लर्नशाला। मैं स्निग्धा एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ फन के साथ लर्न करने के स्पेशल प्लेटफॉर्म डिडक्टिक्स लर्नशाला में, जहाँ पे हम पढ़ाई के बर्डन को बर्डन ना समझकर फन के साथ लर्न करते हैं और मज़े से पढ़ के ज़िंदगी की तरफ और पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि जो है एग्ज़ाम के अंदर और ज़िंदगी के अंदर हम सही से सीखें और आगे बढ़ पाए। तो इस स्पेशल प्लेटफॉर्म में आज हम जानकारी लेंगे, आज हम सीखेंगे बिना वक्त ज़ाया किए किस तरफ पहुँचेंगे CBSE 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के जो 7th प्रोज चैप्टर है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और फन के साथ लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो CBSE 10th स्टैंडर्ड के जो 7th चैप्टर है, प्रोज है, हम जानते हैं उसको ना ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के नाम पर, इंडिया के नाम का जो फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर 3 स्टोरी से सजाया गया है, जो कि फर्स्ट वन है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड वन इज कुर्ग एंड थर्ड वन इज टी फ्रॉम आसाम। तो मोटा मोटा समझ में जो आ रहा है वो यही है कि भारतवर्ष के जो स्पेशल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसके बारे में ग्लिम्पसेस क्या होता है, वो यही होता है कि किसी एक स्पेशल चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नामचीन, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत जो संस्कार और परंपरा को जो है लेकर आगे चलता है, ऐसी किसी चीज़ को, ऐसी किसी स्पेशल चीज़ के बारे में स्पेशल जानकारी या मतलब अप्रिशिएट जो किया जाता है, जो स्पेशल प्रशंसा और ये जो है किया जाता है, उसको लेकर जो है ग्लिम्पसेस को कहा जाता है, सजाया जाता है। तो ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया भारतवर्ष के ऐसे कुछ चुनिंदा चीज़ों के ऊपर, चुनिंदा घटना, चुनिंदे वस्तुओं के ऊपर या चुनिंदे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर जो है जानकारी एंड बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करना, या उसके बारे में इन अ वे टू अप्रिशिएट इट, उसके बारे में बहुत उसको जो है सद्भावना से उसको जो है प्रशंसित करना, उसको कहते हैं ग्लिम्पसेस। तो अगर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यहाँ पे कहा गया है और 3 स्टोरी के अंदर हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो वो यही है कि बेकर फ्रॉम गोवा, जो आप जानते हैं कि लूसियो रॉड्रिगेज के जो है लिखी हुई, रचाई हुई एक जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर जो फर्स्ट स्टोरी है उसको सजाया गया है। तो समझ में आ रहा है गोवा के बेकर्स को लेकर कुछ चुनिंदा स्टोरी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, इसके बारे में बताया जाएगा, बताया गया है। और सेकंड वन जो कुर्ग है, डेफिनेटली कोई जगह के बारे में होगा, टी, चाय के बारे में होगा, आसाम की टी हम सुन चुके हैं। तो मोटा मोटा ऐसी किसी चीज़ों, ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ों को जो है सजाकर ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के इस फ्रेम को बहुत बेहतरीन वे में सजाने की कोशिश की गई है। लेकिन बिना पढ़े और बिना इसके साथ आगे बढ़े हम तो जान नहीं पाएंगे इसको। तो आज हम पहली जो प्रोज के फर्स्ट, मतलब इस फ्रेम के जो फर्स्ट कहानी है उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे बिना वक्त ज़ाया किए। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आप सभी को बता देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एज अ टीचर हालांकि हम इसको जो है समर्थन नहीं करते हैं, कि ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट फिर भी हमारे जो टीम है डिडक्टिव्स लर्नशाला टीम की तरफ से जो है एक स्पेशल रिक्वेस्ट होती है, ताकि उनकी जानकारी के लिए, हमारी जानकारी के लिए, हमारा ये जो प्रोसेस है, हम जो जिस वे में हम पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बर्डन ना समझी जाए, तो इस प्रोसेस को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग पसंद कर भी रहे हैं या नहीं, या आप लोगों के किसी भी सूरत में काम आ रहा है या नहीं, इसको जानने के लिए ज़रूरी है। और जो है किसी भी तरीके से ये अगर आपके अंदर क्रिएट कर रहा हो एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब, तो डोंट वेट, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बिना वक्त ज़ाया किए ज़रूर कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयरिंग उस स्टूडेंट के लिए, उस आपके फ्रेंड के लिए जो अभी तक हमारे इस चैनल के इस प्रोसेस के साथ अभी तक जो है अवेयर नहीं है, उनके लिए ज़रूर ये कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज़रूर कीजिए। और बेल बटन को जो है प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो है जो भी हम प्लेलिस्ट में ऐड ऑन्स करते जा रहे हैं उसकी सही जानकारी सही वक्त पे आप सभी को मिल पाए। तो ये था हमारा जो रिक्वेस्ट हमें किया गया है, उसके बारे में हम बता चुके हैं और बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ेंगे प्रोज की तरफ। तो प्रोज में, कहानी में
पहले ही जो नाम के बारे में हम जानेंगे। अब बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकिंग का जो है, अब बेकिंग का ना नाम सुनते ही सबसे पहले ना खुशबू जो है अपने आप मन में चली आती है। आप जिन जिन लोगों को बेकिंग का पसंद है वो सब जानते हैं बेकिंग यानी वो बेकिंग की खुशबू, कहीं जो है फर्नेस की वो बातें, कहीं फर्नेस लगा होना, कहीं ऐसा कुछ है, कोई ऐसे गांव देहात या कोई भी शहर से निकलो। आजकल के यहाँ के अंदर बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई किसी बेकर्स के फार्म के साइड से निकलो या मोटा मोटा कुछ किलोमीटर्स के अंदर निकलो तो वो खुशबू ना आपको अट्रैक्ट करती है। जो लोग पसंद करते हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ को। अभी गोवा के जो बेकर्स है उनकी जो स्पेशलिटी है उसी के बारे में, उसी को जो है अप्रिशिएट करके और करने के उद्देश्य को लेकर ही जो है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कोंकणी जो है ये हमारे राइटर साहब लूसियो रॉड्रिगेज, वो उन्होंने जो है ये स्टोरी को ऐसे सजाकर सामने रखा है। वो हालांकि वो खुद कोंकणी थे और उनकी जो स्टोरी लाइन थी, उनकी खासियत यही थी, वो हर लाइन को सिंपली नैरेट करते थे। बहुत एक सिंप्लिसिटी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी मासूमियत और ऐसी चीज़ होती थी, कभी लगा ही नहीं कि वो इस चीज़ को नैरेट कर रहे हैं यानी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, महज जानकारी नहीं रहती है। वो ऐसी एक खूबसूरती के साथ एक स्टोरी में एक जैसे लाइंस को सजाते हैं, वो एक ऐसी इंटरेस्ट जगाती है जैसे बचपन की कहानी फेस टू फेस कोई इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कहानी को जो है वर्णना कर रहा है। ऐसा ही कुछ फीलिंग्स जो है सब में आती है जब ये आउटस्टैंडिंग कोंकणी राइटर की स्टोरी तक पहुंचते हैं। कभी भी उनके लाइंस के अंदर यही उनकी खासियत रही कि कभी भी उनके लाइंस के अंदर यानी उनकी डिस्क्रिप्शन या किसी भी स्टोरी के अंदर कभी भी ये नहीं रहा कि ही इज़ डिस्क्राइबिंग समथिंग। ऑलवेज यही लगा कि वो अपने बचपन के जो स्टोरीज़ है, जो घटनाएं हैं, उनको ना ऐसे ही जो है जैसे यार दोस्तों में गप्पे मारे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से कभी लगा ही नहीं जो है कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन है। हमेशा लगा कहानी नैरेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, बहुत मज़े से बताया जा रहा है। तो ये खासियत, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमेशा रही इस कोंकणी राइटर लूसियो रॉड्रिगेज के। अभी उनका जो है जन्म हुआ 1916 में और उनका देहांत हो गया 1973 में। और इस पीरियड के अंदर वो एज अ प्रोफेसर, एज अ राइटर और मैगजीन के अंदर और बहुत सारी कोंकणी जो पब्लिकेशंस थी उसके अंदर भी उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात है उनके कई सारे जो है इंग्लिश जो है इंग्लिश स्टोरी एंड कुछ जो है कोंकणी लैंग्वेजेस में थी, उस स्टोरी को जो है इंग्लिश में उसको जो है कन्वर्शन किया गया। उसके बाद जो स्टोरी जो जिस हिसाब से पब्लिकेशन हुई वो सॉइल एंड साउल के जो है नाम से एंड जो है कोंकणी फोकटेल्स के नाम से जो है पब्लिश्ड हुई थी। तो ये था ओवरऑल एक आउटस्टैंडिंग कोंकणी राइटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, जो आगे जाके उनके स्टाइल को, उनके जो लेखनी का अंदाज है उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी लगता है। अभी ना सीधा कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज हम जो सीखेंगे, आज हम जो कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे वो ऐसा सोचकर आगे बढ़ेंगे कि जैसे जिस स्टाइल को, जिस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को लेकर लेखक ने इस कहानी को रचाया है, उसी स्टाइल को पूरी तरीके से हम अज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे? अभी उन्होंने देखिए स्टोरी जो शुरू किया है, पहले दिया है दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो पहले जो है उसके बारे में एक वर्णना आप बोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो कि ये पेन पोर्ट्रेट है। अब ये पेन पोर्ट्रेट क्या है, जो अभी हमने कहा, ये जो लेखक का जो ये आउटस्टैंडिंग स्टाइल था कि किसी चीज़ का ना पेन पोर्ट्रेट, कहानी को कुछ हिसाब से जो है जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल वे में इंपॉर्टेंस के साथ बस बताया नहीं गया है। ऐसा लगता है कहानी रचाया गया, पता है हमारे बचपन में ना ऐसे होता था, तो दैट इज द पेन पोर्ट्रेट। कभी लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, ऐसा लगता है वही छोटी सी कहानी को, बचपन की कहानी को एकदम जो है वर्णना की जा रही है बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ। तो वही बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल गोवन विलेज के जो बेकर्स है उनके बारे में कहा गया है, और विच हैज़ एंड हु हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो समाज के अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण
जो है जगह रखते हैं, उन लोगों के बारे में कहा गया है। तो हम सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। तो Portuguese days यहाँ पे क्या है, हम लोग जानते हैं काफ़ी सालों तक गोवा के अंदर पोर्टुगीज़ का जो है रूल चल रहा था। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स एंड ऑल वो तो मूव किए, लेकिन उससे पहले जो पोर्टुगीज़ का रूल का टाइम था, वो रूलिंग पीरियड जो था, उसके अंदर की जो स्टोरी, उसके अंदर की जो हिस्ट्री थी, दैट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उसी के बारे में ओवरऑल यहाँ पे जानकारी मिलेगी, उसके बारे में कहा गया है। तो शुरुआत जो है बिल्कुल जैसे हम बचपन की कहानी बताते हैं उसके हिसाब से ही बताया गया है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बुजुर्ग रहे ना, वो अक्सर बहुत डीपली अगर सोचते हैं उनके पास्ट के बारे में, सबसे पहले जो चीज़ मन में आती है और जो सबसे पहले जो चीज़ उनके जुबान पे आती है वो चीज़ क्या होती है, गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो समझ में आ रहा है कि पोर्टुगीज रूलिंग के अंदर कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे दिन जो इनके पूर्वज जो है बहुत याद करते हैं। तो क्या है, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी एक स्टोरी की तरह, बचपन की स्टोरी की तरह इसको जो है पहली दफ़ा शुरू किया है ऐसे। तो देखते हैं कैसे मज़े की जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। तो पोर्टुगीज जो फेमस थे और उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, जो रोटी है, जो बेकर्स जो बेक करते थे, उसके बारे में जो है कहा गया है। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो वो जो उस वक्त जो है पोर्टुगीज लोग बहुत पसंद करते थे, तो वो लोग और पुराने जितने इनके जो पूर्वज थे शायद वो अब सब नहीं रहे जो खाते थे, जो इसको लेते थे इस लोव्स को, ये ब्रेड्स को, लेकिन उसका जो मेकर है वो लोग नहीं रहे शायद, सब लोग नहीं रहे शायद, लेकिन उसका जो मेकर्स थे ना वो अभी भी है। तो वी स्टिल हैव अमंगस्ट आस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। तो हमारे बीच ना अभी भी वही लोग, क्योंकि वो जब लेखक जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त तो जो है पोर्टुगीज रूल नहीं था, तो बचपन की जो चीज़ें हैं, अब बड़े होकर जब लिख रहे हैं तो बचपन की कुछ चीज़ें ना याद आती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यादगार उनकी जो यादें हैं, उसके अंदर सबसे पहले इसके बारे में ही बातचीत होती है जिसके बारे में अभी लेखक ने कहा। क्या, दैट फेमस पोर्टुगीज लोव्स एंड उनके जो ब्रेड्स जो बेक करते थे उनके बारे में वो हमेशा जो है बात करते। तो अगर पोर्टुगीज गुड ओल्ड डेज के बारे में कहा जाए तो सबसे पहले वही खुशबू, वही स्वाद सबसे पहले मन को जो है टटोलते हैं, सबसे पहले जो है मन को जो है नॉक करते हैं कि काश के वो दिन फिर से आ जाते, वो खुशबू, वो ब्रेड, वो लोव्स, वो क्या मतलब क्या स्वाद, क्या टेस्ट, क्या फ्रेग्रेंस थे उनके। तो बड़े बुजुर्ग सबसे पहले वो चीज़, वो दिन, वो गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं। साथ ही साथ लेखक जो उस वक्त तो शायद छोटे थे, अभी जब बड़े हो गए हैं तो अभी वो दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, वही चीज़ सामने आ रही है, वही उसी चीज़ को जो है कहानी की तरह जो है वर्णित किया गया है। तो क्या कहा गया है, शायद वो जो लोग लेते थे वो पोर्टुगीज लोग तो रहे नहीं, सबसे ज़्यादा वही लोग जो है इंटेक करते थे, सबसे ज़्यादा वही लोग तो खाते थे, शायद वो सब लोग नहीं रहे जो खाते थे इन ब्रेड्स को, लोव्स को, लेकिन वो जो मेकर्स थे वो ना हमारे बीच अभी भी मौजूद है। कौन कौन मौजूद है, वो जो मिक्सर्स होते हैं ना, जो मिक्सिंग करते थे, जो मोल्डर्स होते थे, जो उसका जो है ऐसे बनाकर मैदे को जो है आटा गूंथते थे, वो सब मोल्डर्स, वो जो मोल्डिंग के अंदर जो है सेट करते थे, वो सब लोग जो है मौजूद है। और कौन है, दोज हु बेक द लोव्स, जो लोग उस रोटी को, उस जो मज़ेदार जो ब्रेड्स बनते थे उनको जो बेक करते थे, वो सब भी आज भी जो है वो सब मौजूद है हमारे बीच, ऐसा उन्होंने कहा। दोज एज ओल्ड
टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो जो पुराने पुराने फर्नेसेस थे ना, ऐसा नहीं है अभी की तरह जो है माइक्रो इसका यूज़ इतना, क्योंकि वो बड़े बड़े बेकरी के जो है प्लेस थे, वहाँ पे ना छोटे छोटे 2 लोव्स 2 ब्रेड्स बना लिए, वो नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है, और जहाँ पे पोर्टुगीज़ डेज के अंदर वो बेकरी के आइटम्स बहुत पसंद करते थे, और वो दैट वाज अ ट्रेडिशन एट दैट टाइम। तो और जो है गोवन बेकर्स वैसे भी जो है फेमस ही थे। तो एज पर हिस्ट्री वो फेमस थे, और क्यों फेमस थे वो तो लेखक के जो है लेखनी से और डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल ही जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि द फायर इन द फार्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। कि क्या बोल रहे हैं कि उस पुराने दिन के अंदर वो जो टाइम टेस्टेड, मतलब वक्त को जो है हमेशा वक्त के हर नीड को, हर चैलेंज को जो है फेस करता हुआ टाइम टेस्टेड फार्नेसेस जो है आज भी मौजूद है। जो फर्नेसेस ने इतने सारे लोगों को अपने रुचि के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से बार बार वही फर्नेसेस जो है सक्सेसफुली जो है डिलीवर किया है, बेक करके दिया है। वही सब लोव्स, वही सब ब्रेड्स, वही सब जितने बेकिंग वाले प्रोडक्ट थे सब जो है प्रोवाइड करता गया। वो सब फर्नेसेस आज भी मौजूद है, आज भी है वो सब। और क्या, द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. तो क्या बोल रहे हैं, अरे फर्नेसेस के अंदर वो जो मतलब पुराने तरीके से बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह से बुझ नहीं गया है सब कुछ बंद नहीं हो गया है। अभी भी जो थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, अभी ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो ये है कि थर्ड एंड जिंगल ऐसा क्यों होता था, क्योंकि पुराने समय में वो जो बेकर्स थे वो क्या करते थे, वो बैम्बू के ऊपर ऐसे कुछ सजावट रखते थे जैसे कोई साउंड होने वाली कुछ छोटे छोटे बेल्स की तरह, ये झूमर की तरह। और जो है वो लोग जब भी जाते थे उनका सेट ऐसे ही किया हुआ होता था वो बैम्बू का। वो जब अपना जो बैम्बू का जब ब्रेड्स का वो जो ये लेकर जाते थे, टोकरी लेकर जाते थे, वो टोकरी को उस पर प्लेस करते थे। तो ऐसे ही बनाया हुआ होता था। जब भी जाते थे राइट हैंड में वो बैम्बू होता था जिसके अंदर वो झुमके झूमर जो साउंड क्रिएट करते हैं, बेल्स वगैरह लगाया हुआ होता था। और वो ना बैम्बू को ऐसे ज़मीन पे ठोकते थे तो उससे जो है साउंड क्रिएट होता था। तो एक ठक ठक के साथ एक जो वो जो लगाए हुए होते थे ऑर्नामेंटल चीज़ें, वो भी शायद जिंगल का ये करते, उनका फेमस स्टाइल भी था। तो ये सब जो है साउंड जो ठक ठक थर्ड का ये रहता था, वो सब चीज़ें आज भी क्या करते हैं, याद दिलाते हैं ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू का वो सब साउंड। और हिराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो सुबह उसका आगमन होता था, वो जो पोर्टुगीज जो है बेकर्स का जो आगमन होता था, वो जो लोगों का आगमन होता था, वो आज भी कुछ कुछ जगह पे सुनाई देता है। जो वो अनाउंस करते हैं कि हम आ गए, वो जो स्पेशल ट्रेड क्राई होता है, वो जो स्पेशल उनका बैम्बू का जो है ठोकना होता है, उससे जो साउंड क्रिएट होती है, वो आज भी ये साबित करता है कि मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। शायद वो पिता जो पहले बहुत फेमस बेकर हुआ करते थे, शायद आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। वो जो उनकी परंपरा है, वो जो प्रोफेशन है, उस पेशा को उनके बच्चे ने नहीं छोड़ा है, वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ कुछ जगह पे। These bakers are even today known as pedder in Goa। तो आज भी गोवा के अंदर ऐसे जो बेकर्स बचे हुए हैं, इनको पेडर बोलते हैं। तो हमारे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर और इसके अंदर ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, हम इसको जो है माइंड में रखते हैं। तो इनको जो है पेडर्स बोलते हैं आज भी गोवा के अंदर। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन में जो गोवा के अंदर जो माहौल था उसके बारे में बात किया जा रहा है। द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। उस वक्त ना हमारे बचपन में यही बेकर्स जो है हमारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, हमारे दोस्त हुआ करते थे।
कंपेनियन एंड गाइड बोलते हैं ना, दोस्त, साथी, हमसफर, कुछ भी बोलो, बचपन में लगता था यही हमारे सब कुछ है, यही बेकर्स जो है, इनके आवाज़ से हम सुबह जागते थे, शाम को जो है उठते थे, ऐसी चीज़ें जो है रात के सोने से पहले जो है इन्हीं के हाथों का खाना हम खा के जो है सोने के लिए जाते थे। ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड जैसे होता है, काइंड ऑफ दैट, कि यही लोग जो है हमारे फ्रेंड्स होते थे, और क्या, कंपेनियन, स्पेशल साथी, और गाइड जो हमें जैसे कि वही राह दिखा रहे हैं ऐसा लगता था। तो बहुत उच्च मात्रा में अगर अप्रिशिएट किया जाए तो ये होता है उसके लक्षण। तो यहाँ पे लेखक ने जो है उच्च मात्रा में जो है इनको अप्रिशिएट किया है, इन लोगों को, इन बेकर्स को। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। Who used to come? Naturally, the baker used to come at least twice a day. दिन में कम से कम 2 बार ये लोग आते थे, बेकर लोग आते थे। Once when he set out in the morning on his selling round, तो जब बेचने का दौर चलता था, बेचने का जो राउंड उनका होता था, उस क्रम के अंदर जो है एक बारी आते थे। एंड देन अगेन, उसके बाद दोबारा, when he returned after emptying his huge basket, तो हर सुबह बड़ा सा जो टोकरी होता है, उस टोकरी के अंदर तो सारा सामान, बेकरी का सारा सामान जो उन्होंने रात भर बैठ के जो है बनाया, बेक किया, वो सब सामान सुबह लेकर निकलते थे। उनका जो सेलिंग राउंड होता था, जब बेचने का जो क्रम होता है, उस क्रम के अंदर, उस राउंड के अंदर पहले सुबह एक बारी उनको दिखाई पड़ते थे, उसके बाद जब वो लौटते थे तब एक बारी जो है मुलाकात होती थी। तो ऐसे और भी ज़्यादा टाइम हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 बार दिन में उनके साथ ये मुलाकात एकदम कॉमन थी। तो तभी लगता है कि दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो उसके साथ साथ क्या है, जब वो लोग अपना बास्केट जो है एम्प्टी करके, यानी सारा सेलिंग खत्म करके जब बास्केट उनका एम्प्टी होता था, तब जब लौटते थे तब एक बारी मुलाकात होती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। बड़ा मज़ा लगता था, बड़ा मज़ा आता था। सुबह जो है नींद से पहली बार जो जागना होता था, वो उसके जो बैम्बू का जो स्टिक वो हाथ में रखता था, उसको जो है जब ज़मीन पे ठोकता था और उसके अंदर वो जो सजावट होती थी, ऑर्नामेंटल सजावट, उसके अंदर जो साउंड क्रिएट होता था, तो उस साउंड से जो है हम नींद से जागते थे और भाग के जाते थे कि आज इसके टोकरी में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वो एक नशा था, वो एक मतलब अलग ही तरीके से वो एक मज़ा था, जो बचपन के दिनों में ही अगर किसी ने इस तरीके का कुछ कभी फेस किया है, मानो कुछ काइंड ऑफ हॉकर्स होते हैं, अगर कभी किसी ने इस तरीके का कुछ फेस किया है, मानो लड्डू वाला हो गया या कुछ इस तरीके का, कोई कभी किसी ने बचपन में ऐसी चीज़ों का देखा हुआ कि उनके जो खाना वाना होते थे, जैसे हमारे बचपन में होते थे मिठाई वाला, तो एक मिठाई वाली जो है आंटी आती थी, तो हम ना वेट करते थे, क्योंकि उनके पास कई किस्म की मिठाइयाँ होती थी, मतलब रोज़ रोज़ नए किस्म के जो है मिठाई वो दूर से जो है आती थी। एज अ हॉकर उनका भी ऐसे स्पेशल ट्रेड क्राई होती थी, तो वो ऐसे करके हमें जब भी बुलाते तो हम भाग के निकलते थे कि आज जो है स्पेशल कौन कौन से जो है मिठाई इनके पास देखने को मिले। बचपन के अंदर वो कलरफुल मिठाई जो है, उसके जो दर्शन हमें बहुत, हमारे मन को जो है आनंद देते थे, और हर रोज़ नए नए चीज़ों का जो है स्वाद लेने का मौका हम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। सेम वे में अगर इनका कहा जाए तो कोअन बेकर्स वैसे ही फेमस है उनकी बेकिंग के लिए, ऊपर से इनके जो बचपन की नॉस्टैल्जिया यहाँ पे जो है अटैच्ड है। कैसे सुबह इन्हीं के जो है थर्ड एंड जिंगल से जो है वो लोग उठते थे और भाग के जाते थे। वो खुशबू जो उनकी टोकरी में भरे हुए सामान, जो वो नई नई चीज़ें रोज़ लेकर आते हैं, आज कौन से नए ब्रेड देखने को मिलेगा, कौन सा नया बिस्किट देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, वो एक चीज़ है। कुकीज़ देखने को मिल सकता है, तो वो एक अलग ही उसका इम्पोर्टेंस है, वो एक अलग ही मज़ा है। वही बच्चे, वही लोग जान सकते हैं जब बचपन में कभी ऐसी चीज़ों का सामना किया है, ऐसे माहौल का सामना किया है। तो अगर किसी ने किया है वो जो है रिलेट ज़रूर कर पाएंगे इस सीन के साथ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है राइटर ने क्या कहा, यहाँ पे बोल रहे हैं वही बचपन के सीन जहाँ जो है हम लोग क्या करते थे, भागते थे
टू मीट एंड ग्रीट हिम, जल्दी से उसके पास भाग के जो है उसको हेलो भैया जैसे हम बोलते हैं, वो ऐसे ग्रीट करने के लिए सुबह का वो लोग भाग के जाते थे उसको, उसके दर्शन करने और उसको जो है ग्रीट करने, अभिवादन करने। वाई वॉज इट सो, अब वो उसका जो है कारण भी बताए हैं। तो क्या पूछा है उन्होंने, वाई वॉज इट सो, और ये ऐसा क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, ये सिर्फ वो जो रोटियां लाता था, वो जो बेक्ड प्रोडक्ट था, सिर्फ उसी के लिए वो प्यार ही था क्या। एक सवाल तो पैदा होता ही है, इतना प्यार, इतना लगाव क्यों, तो ऐसा भाग के जाना क्यों। वो महज एक जो है रोटी जो है उसके प्रति जो प्यार था उसी के लिए था या कुछ और था। तो क्या था उन्होंने वो भी बताया गया है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वेर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। हमेशा जो ट्रेडिशन रहा वो यही होता था कि किसी पास्किन या बास्टिन नाम का कोई जो मेड होता है घर का, वो उन्हीं के जरिए जो है वो जो लोब्स होते हैं, वो जो रोटियां होती है वो इनको डिलीवर किया जाता था। बच्चे को जो है कभी भी सामने जाने का मौका या घर वालों को कभी सामने जाने का मौका एज इफ इन दैट वे लगता नहीं था, लेकिन फिर भी था इतना लगाव, इतना प्यार। वो क्यों वो बता रहे हैं। What we longed were those bread bangles which we choose carefully। तो जाहिर सी बात है अभी जो है कुछ बहुत समझा जा रहा है। रोटियां जो होती थी, लोव्स जो होती थी, वो हमेशा घर के जो मेड होते थे, किसी मेड के हाथों ही भिजवाया जाता था। वो डायरेक्टली कोई बच्चा जाके लेता नहीं था। लेकिन हम लोगों का जो वेट था वो किसके लिए था, बैंगल्स की तरह रिंग टाइप का कोई ब्रेड होगा, कोई ऐसा आइटम होगा जो बच्चों के लिए स्पेशल था, तो उनके लिए जो है इंतज़ार होता था। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ समझ में आ गई कि वहाँ पे हर किसी का अलग अलग, मतलब बड़ों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग आइटम प्रोवाइड किया जाता था, और अलग अलग तरीके के ब्रेड्स जो है खाने का रिवाज उस वक्त गोवा के अंदर होता था। कहाँ, किस वक्त, जब पोर्टुगीज जो है जो रूल पीरियड था उसके बाद या उस दौरान जो है, जब पूरा ख़त्म भी हो गया लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे अपना जो है जगह छोड़ गए, वो उस वक्त का। लेकिन ये जो बचपन के सीन है इस वक्त जो है दैट वाज इन अ कंटिन्यूअस सिचुएशन। उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस होते थे सर्कमस्टांसेस, उसके बारे में कहा गया है कि बच्चे जो है भाग के जाते थे। क्योंकि ये महज एक ये नहीं था कि उनके हाथों में ब्रेड दिया जाएगा या उनको लेने जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये था उनके लिए आज ब्रेड का जो रिंग होता है वो स्पेशल, उसके लिए इनका इंतज़ार रहता था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि लोव्स या जो रोटियाँ थी, ब्रेड्स जो भी था, वो बड़ों के लिए और छोटे के लिए, बच्चों के लिए, इन सब के लिए दैट वाज आइटमाइज्ड थिंग। वो आइटमाइज्ड होते थे, वो एक किस्म के नहीं होते थे, अलग अलग चीज़ें होती थी। और क्या था, समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। तो बैंगल्स जो गोल गोल जो रिंग के तरह जो स्पेशल ब्रेड्स बनते थे, उसमें ना कभी कभी अलग से स्वीट का और ऐसे करके ब्रेड बनाए जाते थे स्पेशल तरीके से, जैसे बोलते हैं स्पेशल मेक। तो वही स्पेशल मेक प्रोडक्ट्स आते थे, वो बताया जा रहा है। The baker made his musical entry on the scene with the zhang zhang sound of his specially made bamboo stuff। जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो लोग ऐसे ही उस बैम्बू को सजाते थे, उस जो बैम्बू उनके हाथ में होती थी फॉर देयर ट्रेड क्राई, तो वो ऐसे ही सजाते थे उसको, कुछ बेल्स या झुमके से कुछ सजाते थे, जिसके अंदर ना जब भी वो ज़मीन के ऊपर उसको ठोकते थे उसको एक साउंड क्रिएट होता था, झैंग झैंग। तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ सजाया हुआ होगा ऑर्नामेंटल। तो ऐसे स्पेशली मेड बैम्बू को वो नीचे ऐसे ज़मीन पे ठोकते थे। और तो बोल रहे हैं द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, और ऐसे म्यूजिकल एंट्री के साथ जो है ये लोग आते थे, ये लोग म्यूजिकल एंट्री लेते थे कैसे, झैंग झैंग साउंड के साथ। और वो किससे होती थी, स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ जो होती थी उससे होती थी ये झैंग झैंग म्यूजिकल एंट्री। और उसके बाद क्या है, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड।
बहुत ही मज़ेदार जो है डिस्क्रिप्शन है कि लेफ्ट हैंड से वो क्या करते थे, अपने सर के ऊपर जो टोकरी रखा हुआ है उस बड़े से टोकरी को लेफ्ट हैंड से जो है सपोर्ट देकर चलते थे, और राइट हैंड में वो सजाया ऑर्नामेंटल बैम्बू जिससे वो स्पेशल साउंड क्रिएट होता था, वो झंग झंग का वो करके वो अपना म्यूजिकल एंट्री करते थे हर सुबह। और क्या करते थे, बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे ठोकते थे और उससे साउंड होती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। तो जाहिर सी बात है घर की लेडीज को ऐसे ही उसके ट्रेड क्राई से उसका स्पेशल जो एंट्री है उस एंट्री से ही घर की लेडीज को बुलाते थे और जो है गुड मॉर्निंग विश करते थे। उसके बाद वो अपना जो टोकरी है वो जो है उस बैम्बू के जो वर्टिकल बैम्बू है उसके ऊपर वो टोकरी को सपोर्ट देते थे, रखते थे वहाँ पे। उसके बाद क्या कैसे होता था जो है खरीदारी, वो भी बताया गया है। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। तो जैसे कहा गया था कि कभी भी जो है डायरेक्टली घर के जो ओनर्स या बच्चे होते थे उनके हाथों में तो दिया नहीं जाता था, तो हल्के जो है डांट से जो है बच्चों को भगा दिया जाता था और उनके जो सर्वेंट्स होते थे उनके हाथ में जो है डिलीवर किया जाता था वो ब्रेड्स। बट वी वुड नॉट गिव अप, उसके बावजूद भी जो है हम थोड़ी ना छोड़ने वाले थे, हम जो है लगे हुए होते थे। कैसे, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोस लोव्स। तो हम ना बच्चे जो है कभी भी जो है अपना आस नहीं छोड़ते थे, तो चाहे वो थोड़ी सी डांट से जो है हमें भगा दिया था, ये भाग यहाँ से, तो भगा दिया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ी ना जो है सुनने वाले हैं। हम क्या करते थे, एक बेंच के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाते थे, कभी कभी जो है पैरापेट वॉल के ऊपर जो है चढ़ के जो है वहाँ से पिप करते थे, जो है ऐसे पैर को ऊंचे करके देखते थे कि उसके जो टोकरी है उस टोकरी के अंदर और क्या क्या सामान भरा हुआ है, क्या नई नई चीज़ें हैं। जो स्पेशल फ्रेग्रेंस लाता है ना, जब भी वो टोकरा लाता है तो उस टोकरी के अंदर तो हमेशा कुछ भरा हुआ स्पेशल न्यू मिक्स जो है उसके अंदर होता था, नई नई चीज़ें। और जाहिर सी बात है ऐसे बेकिंग प्रोडक्ट, ऐसे जो है प्रोडक्ट्स होते थे स्पेशली गोवन बेकर्स के जो है बनाए हुए प्रोडक्ट्स अलग से खुशबू जो है क्रिएट करते थे, अलग टेस्ट उनका। तो वो बोल रहे हैं आज भी हम उस खुशबू को, उस फ्रेग्रेंस को याद कर पाते हैं। कैसे, बोल रहे हैं I can still recall the typical fragrance of those loaves। वही रोटी की जो खुशबू, आय हाय क्या खुशबू होते थे बचपन के, वो दिनों की याद आज भी जो है वही खुशबू जैसे महका रही है, वही चीज़ जो है याद आ रही है। तो लोव्स फॉर द एल्डर्स, अभी जो है जैसे बताया गया था बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती थी, तो लोव्स फॉर द एल्डर्स, बट ऑब्वियस जो रोटी होती थी वो एल्डर्स के लिए होती थी स्पेशल, और बच्चों के लिए क्या होते थे, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो जैसे कहा कि अब बैंगल्स मतलब गोल रिंग के जैसे या चूड़ी के जैसे जो ब्रेड्स बनाए जाते थे वो होते थे बच्चों के लिए स्वीट से अलग, ताकि उसमें अलग स्वीटनेस, अलग फ्रेग्रेंस दिया जाता था, स्पेशली बच्चों के लिए वो मेड होता था, वो बनाया जाता था स्पेशली बच्चों के लिए। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। अरे उसके बाद ना एक बार ये खुशबू नाक तक आ गई, उसके बाद ना हम ना अपने जो है ब्रश करना और ये सब जो है दातुन वगैरह कुछ भी नहीं करते थे, और मुंह धोने की बात तो याद ही नहीं आती थी, और वो कौन करे ये सब। तो यही उन्होंने कहा है, इतना मतलब ये था ना एक क्रेज़ कि वो जो रिंग आए हैं आज कौन सा नया टेस्ट और कौन से नए फ्लेवर के साथ आया हुआ है हमारे लिए, कब जो है उसका स्वाद ले पाएंगे, इतने उसके लिए जो है इंटरेस्टेड होते थे। तो इसके लिए बोलते थे हम लोग जो है ना भूल ही जाते थे कि दांतों को जो है ब्रश करना है, दातुन करना है या जो है उसको मुंह धोना है, ये सब जो है हम बिल्कुल भी उसके लिए कौन करे ये सब। एंड वाई शुड वी, वही कहा यार करे ही क्यों हम ऐसा। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। उस वक्त जो है ये भी कहा गया है, इस लाइन के जरिए ये सामने आता है, उस वक्त जैसे हम लोग आज ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज़ करते हैं उस वक्त वो यूज़ नहीं होता था, उस वक्त जो ये सब का जो यूजेज थी वो नहीं होता था।
उस वक्त जो है मैंगो लीफ को तोड़ के वो लोग, तो इसमें मैंगो लीफ में ऐसी कोई प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, तो उसको जो है यूज़ किया जाता था दातुन के लिए। तो बोल रहे हैं मैंगो लीफ कौन तोड़े, कौन ये सब पेन ले कि फिर से जो है ब्रश करना पड़ेगा अपने दांतों को या दातुन के लिए, कौन करे ये सब। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ज़रूरत ही क्या है इन सब के। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, तो अपने इस कर्म के सपोर्ट के लिए वो बोल रहे हैं जैसे हम दातुन के लिए या टूथब्रश के लिए जो है अपने दांतों को जो है ब्रश करना है, मुंह धोना है, इसके लिए जैसे चिंतित नहीं होते थे, उसमें क्या बड़ी बात है, शेर भी कभी मुंह धोता है। तो वही उनके जो ये कुकर्म के या कर्म के सपोर्ट में उन्होंने यही कहा कि एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, ये सब की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कभी तो टाइगर ने भी जो है अपना दांतों को जो है ब्रश नहीं करता है, वो कभी ब्रश नहीं किया है, तो हमें भी क्या ज़रूरत है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, अरे गर्मा गर्म चाय जब लेंगे ना तब वही जो है एकदम से क्लियर कर देंगे पूरे माउथ को, क्या ज़रूरत है ये फालतू के पेन लेने की। आफ्टर ऑल सबके बीच ये जब गर्मा गर्म चाय लेंगे ना सब धुल जाएगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल। तो पहले जो है हम इसके महत्व को समझ लीजिए कि बच्चों के मन में क्या इसका इफेक्ट था, वो कि कुछ नेसेसरी नहीं है, शेर भी मुंह नहीं धोता है, हम भी कौन सा जो है, हम भी शेर दिल बच्चे हैं। और खाने के लिए जब वो ब्रेड, वो रिंग्स आ गए, वो बैंगल्स आ गए, तो हम अभी वेट करें कब मैंगो लीफ तोड़े और कब जो है दातुन करे, बिल्कुल नहीं, छोड़ो, हम भी शेर के जैसे हैं, शेर भी कभी मुंह धोता है। तो वो जो इम्पोर्टेंस थी वो ऐसे समझाया गया है विथ सपोर्टिव की सेंटेंस जो है, शेर भी कभी मुंह धोता है, तो बचपन के अंदर ये सोच, ये सब कुछ था, सपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद क्या, फिर से एक इम्पोर्टेंस जो है इस पैरा में हम देखेंगे, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। तो उस वक्त मैरिज गिफ्ट्स के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता, बॉल नाम के जो ब्रेड आइटम होते थे उसके बगैर कभी जो है मैरिज जो उसका प्रोग्राम होता था या गिफ्ट्स होते थे, उस गिफ्ट्स के अंदर बॉल के बिना जो है सोचा ही नहीं जा सकता था, वो ट्रेडिशन में था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे कि एक पार्टी या जो है कोई भी ऐसे महोत्सव या जो है खाने पीने का जो ये लगता है, उत्सव लगता है, उसके अंदर कभी भी जो है ब्रेड के बिना जैसे सोचा नहीं जा सकता, वैसे ही तो यहाँ पे जो है सोशल जो प्रोग्राम्स होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं, उसके अंदर ब्रेड के बिना चलना उस वक्त के ट्रेडिशन के अंदर बिल्कुल भी नामुमकिन था, क्योंकि वो दैट वाज द एकदम उसके बिना चल नहीं सकते, दैट वाज अ स्पेशल नीड एट दैट टाइम। उस वक्त वो एकदम मतलब किसी भी सूरत में उसको भूला नहीं जा सकता, उसको जो है साइड में रख के चला नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ें थी ये बेकिंग के आइटम्स। तो क्या था, बॉल के बिना, वो जो बॉल नाम की जो ब्रेड है उसके बिना मैरिज गिफ्ट्स, यानी मैरिज गिफ्ट्स के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस थी, उसके अंदर ये बॉल नाम के ब्रेड को एज अ गिफ्ट दिया जाता था। और साइड बाय साइड क्या बोल रहे, किसी भी बड़े ऐसे जो आमंत्रण होते थे, ऐसे इस तरीके से गेट टुगेदर कोई भी होता था, कोई भी सोशल गेट टुगेदर, खाने पीने का कोई भी उत्सव महोत्सव जो भी लगता था, उसके अंदर भी ब्रेड के बिना कभी सोचा ही नहीं जा सकता था उस वक्त के जो है ट्रेडिशन के अंदर। नॉट इनफ कैन बी सेड टू हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। एक गाँव के लिए जो है, पूरे गांव को कैसे एक बेकर और उसकी जो है बेकिंग आइटम्स कैसे इंपॉर्टेंट था, वो ना ऐसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जैसे भी कहो। नॉट इनफ मतलब कोई भी शब्द, कोई भी कुछ भी ऐसे जो है, कोई भी लाइन इनफ नहीं है कि हाउ मच दे नीड अ बेकर। उस वक्त के जो बेकर की जो इम्पोर्टेंस थी वो समझाया नहीं जा सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जो बच्ची का कभी एंगेजमेंट हुआ, किसी भी लड़की का एंगेजमेंट होने के अंदर उसकी माँ की भूमिका जो है, उसकी मम्मी को क्या करना पड़ता था, सैंडविचेस बनाने पड़ते थे, दैट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। तो उस वक्त जो है वो इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेप था
जहाँ पे जो है लड़की के मम्मी को जो है उस दिन सैंडविचेस बनानी है। तो जाहिर सी बात है सैंडविचेस बनाने के लिए बेकर्स के ब्रेड तो चाहिए। तो हर एक प्रोग्राम के अंदर सोशल गैदरिंग और सोशल जो भी प्रोग्राम होते थे उसके अंदर एक बेकर की जो इम्पोर्टेंस वो हर एक लाइन में बहुत खूबसूरती से बयां कर दिया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है, केक्स एंड बॉलिनहर्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जैसे क्रिसमस या उस तरीके से हर एक फेस्टिवल्स के अंदर क्या था, केक्स एंड बॉलिनहर्स। केक्स तो हम सभी को पता है, केक पेस्ट्रीज तो बनते ही है, केक्स तो इम्पॉर्टेंट थे ही। साथ बॉलिनहर्स मीन्स नारियल से यानी कोकोनट से बने हुए कुछ बेकिंग आइटम्स या स्पेशल बेकिंग आइटम्स बोल सकते हैं। तो केक्स और ये बॉलिनहर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट किरदार निभाते थे हर उस क्रिसमस या उस तरीके के किसी भी फेस्टिवल के अंदर। इनकी भूमिकाएं बहुत ही लाजवाब और गजब थे और उसका जो है कोई तुलना या कोई जो है इस तरीके का कुछ हो नहीं सकता। वो इनफ शब्द ही नहीं है उसके इम्पोर्टेंस को बयां करने का। तो इनके बिना, ये बॉलिनहर्स के बिना और ये केक्स के बिना, इनके हर एक फेस्टिवल उस वक्त जो है अधूरे रहते थे, उसके बिना सोचा ही नहीं जा सकता था। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। मतलब क्यों एसेंशियल है? वो इसीलिए है कि अगर हर एक सोशल प्रोग्राम के अंदर, हर फेस्टिवल के अंदर अगर इस तरीके की ज़रूरत उस वक्त जो है हर एक रिचुअल के अंदर जो है बेकिंग आइटम इस तरीके से शामिल है, तो जाहिर सी बात है इसीलिए कहा गया है thus the presence of the baker's फर्नेस। एक बेकर के फर्नेस और उसकी मौजूदगी इसीलिए इम्पॉर्टेंट और इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है इन अ विलेज, दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। बहुत मतलब ये सिर्फ होना है, होने की ज़रूरत, होना है, होना चाहिए या है, ऐसा नहीं है, होने की ज़रूरत है। बेकर्स और बेकर्स के फार्नेसेस की ज़रूरत एक गांव के अंदर इसीलिए इम्पॉर्टेंट थी उस वक्त, क्योंकि हर एक प्रोग्राम, हर एक सोशल गैदरिंग इनके बिना इनकम्प्लीट होती थी, क्योंकि इनके बिना वो रिचुअल ही कंप्लीट नहीं होती थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो वो लोग ना एक पिक्यूलियर ड्रेस उस वक्त जो है पहनते थे उस वक्त के बेकर्स। तो उसके बारे में कहा गया है, वो उसका नाम है कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल पीस फ्रॉक किस्म का कोई था जो आपके घुटने तक जो है पहुंच सकता है, ऐसे वाले ड्रेस। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वेर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। तो जाहिर सी बात है, तो पहले जब उनके बचपन में यानी लेखक के बचपन में वो लोग देखे थे छोटे छोटे शर्ट और जो है ट्राउजर्स पहनते हुए बेकर्स को। वो कैसे ट्राउजर्स थे, वो ना पूरी तरह से फुल पैंट भी उसको नहीं बोल सकते हैं, वो हाफ से थोड़ा बड़ा और फुल से थोड़ा छोटा, ऐसे उसका जो है नाप था। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a beggar। तो वही जो ट्रेडिशन थी, वही जो परंपराएं थी, उसी के जानकारी के हिसाब से या उसी के ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से या ड्रेस कोड के हिसाब से आज भी अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर जो है ऐसा कोई कुछ ये पहने, ड्रेस पहने या कोई ट्राउज़र पहन ले जो कि जो है नीज तक है, उनके घुटने तक है, तो जो है आज भी उनको कहा जाता है कमेंट करके कि जो है ऐसे कमेंट किया जाता है कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। वो ना पेडर की तरह ड्रेस्ड अप हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो पहले जो है कैसे उनके ड्रेसिंग सेंस के अंदर वहाँ के टर्म्स जुड़ गए हैं वो कहा गया है, कैसे उनके सोशल हर एक एक्टिविटीज़, हर एक फेस्टिवल के साथ जो है कैसे बेकर्स जुड़े हुए थे वो बताया गया है। इवन आज के दिनों में भी अगर कोई ऐसे ड्रेस्ड अप हो जाए जो उनके तरह ड्रेस्ड अप के साथ जो है सिमिलरिटीज़ रखते हैं, यानी घुटने तक अगर कोई ड्रेस पहन के आते हैं, तो आज भी जो है वही कमेंट इन्वाइट किया जाता है, तुम ना ऐसे एक पैडर की तरह जो है आज ड्रेस्ड अप हुए हो। तो कैसे उनके हर एक रिचुअल के साथ और हर एक सोशल प्रोग्राम के साथ या सोशल टर्म के साथ वो लोग जुड़ गए हैं, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो उसके बाद
कहा गया है कैसे उनका जो रेगुलर जो बिजनेस था वो कैसे वो लोग संभालते थे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में वो लोग जो है अपना बिल्स जो है कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, कैसे कितने सीधे ऑनेस्ट तरीके से वो लोग बिजनेस करते थे वो बताया गया है कि जो मंथली अकाउंट्स होते थे, मंथली जो हिसाब होते थे महीने के, वो ना किसी कागज़ या पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वो ना किसी वॉल के अंदर ना ऐसे मार्क करके उसका हिसाब रखा जाता था। क्या बोल रहे हैं, ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से जो है लिखा जाता था किसी वॉल के ऊपर कि ये यहाँ का हिसाब है। ऐसे ही उस वक्त के हिसाब, बेकर्स के हिसाब चलते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, तो बोल रहे हैं बेकिंग सच में ही उस वक्त के, पुराने दिनों के उस वक्त के अंदर एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में था, क्योंकि जो है वो लोग सब लोग पसंद करते थे। इवन दे, मतलब उस वक्त जो है ऑनेस्टली वो लोग ऐसे बिजनेस करते थे, स्पेशली उनका जो उस ट्रेडिशन के साथ जो उनका जुड़ जाना, ओवरऑल हमेशा हर तरीके से एक बेकर जो है, जैसे एक विलेज के लिए, एक सोसाइटी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है उनका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल वन के रूप में ही देखा जाता है, और जाहिर सी बात है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में ही प्रतिष्ठित होता है। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, उस वक्त के पुराने दिनों के अंदर बेकिंग ना सच में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, तो बेकर और उसकी फैमिली ना कभी जो है उपवासी नहीं होते थे, कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि वो तो बहुत प्रॉफिट करते थे। क्योंकि जो है हर घर के हर प्रोग्राम के अंदर, हर उत्सव के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वो तो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का जो ये चेन है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। तो इसीलिए उस वक्त के बेकर्स जो है बहुत प्रॉफिटेबल पोजीशन पे होते थे, कभी जो है भूखे नहीं मरते थे, हमेशा उनकी डिमांड सप्लाई का चेन चलती रही और जो है वो सोसाइटी को प्रोवाइड करते रहे और सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट बने रहे। His family and his servants always looked happy and prosperous, तो जाहिर सी बात है जिनके पास कमाई हमेशा भर के आए तो एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स है, तो इसकी वजह से वो उनकी फैमिली, यानी कोई बेकर की फैमिली मेंबर्स और उनके जो इवन सर्वेंट्स होते थे, वो लोग इतने खुश और प्रॉस्परस रहते थे कि वो हमेशा कभी भी वो लोग दुखी नहीं दिखते थे, वो हमेशा खुश और जो है सही दिखते थे। बहुत मतलब जिंदगी के अंदर उनके चेहरे के अंदर वो खुशी झलकती थी। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, तो अभी प्लम फिजिक कहा गया है। प्लम फिजिक मतलब कोई जो है फुला हुआ जो थुल जो बॉडी होती है, जो आज के दिनों में हालांकि उसकी अगर कोई होता है तो जो है वो काफ़ी जो है टेंशन का या हंसी मजाक का जो है पात्र होता है कि बिल्कुल भी फिटनेस नहीं है। लेकिन उस वक्त के अंदर जैसे ना थोड़ा थुल होते हैं, तो वो ना खाते पीते घर के लोग हैं, तो वो थुल जो शरीर होते थे उनको जो है ये देखकर बताया जा सकता था कि जो है खाते पीते घर के लोग हैं, हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस वे में चलते हैं, क्योंकि इनकी जो है ज़िंदगी में पैसों की कमी या जो है खुशी की कमी बिल्कुल नहीं होती थी। उसको बोल रहे हैं प्लम फिगर्स जो है, प्लम फिजिक देखकर ही जो है वो ओपन टेस्टिमनी है, वो साबित करता है कि ये लोग कितने खुश हैं और कितने जो है इनके पास अभाव नाम की चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर, आज भी कोई भी बंदा अगर जो है बोल रहे जैकफ्रूट लाइक फिजिक, तो जैकफ्रूट लाइक फिजिक क्या है, एकदम गोल मटोल सा, हाँ, तो जिनके पेट ओवरऑल फूले हुए, गोल मटोल सा तोंद वाले जो शरीर होते हैं, शरीर के अधिकारी होते हैं, उनको जो है आज भी देख के क्या कहा जाता है, अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, तो कहा जाता है ये बिल्कुल एक बेकर की तरह दिखता है। कोई भी ऐसे फिजिक का हो, कोई भी ऐसे थुल शरीर का या ऐसे जो है जैकफ्रूट की तरह फिजिक लेकर अगर होता है तो आज भी उसको उस टर्म से कंपेयर किया जाता है, ये बिल्कुल एक बेकर की तरह दिखता है। तो बेकर्स उस वक्त ऐसे ही थे जिनकी जिंदगी में कोई अभाव नहीं था, वो दे वेयर स्पेशल, दे वर इन अ स्पेशल पोजीशन ऑफ दैट सोसाइटी एट दैट टाइम, जो उनके समाज के अंदर, उनके ट्रेडिशन के अंदर घुल मिल गए थे और बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट बन गए थे। इसीलिए जो है
वो कभी भी भूखे भी नहीं मरते थे और हमेशा उनके पास दौलत और खुशियों की कमी कभी नहीं होती थी। तभी जो है उनके प्लम फिजिक उनका जो है इस रहन सहन का और उनके खुशी का जो है खुद जो है बयां करता हुआ, उनका शरीर ये सब बयां करता था, उनकी जो फिजिक होती थी वो बयां कर देता था कि वो कितने खुश और कितने जो है सुखी है और कितने उनको जो है कोई अभाव नहीं है। इसका जो है जीता जागता सबूत होता था उनके वो प्लम फिजिक। तो आज भी जैसे कि समाज के अंदर ये लोग इम्पोर्टेंट इतने हुए थे, हर एक गांव के अंदर एक बेकर्स फर्नेस की ज़रूरत उस वक्त इस कदर होती थी कि उसके बिना जो है सोचा नहीं जा सकता था। वैसे ही समाज के बहुत सारे टर्म्स के अंदर उनका जो है जिक्र, हर टर्म के अंदर जो है उनकी जिक्र जो होती थी वो एक इम्पोर्टेंस रखती थी। कैसे कि जब भी ऐसा कुछ हो, कोई ऐसे प्लम फिजिक के साथ या जैक फ्रूट लाइक फिजिक के साथ आए, आज भी उनको जो है कहा जाता है ये ना बेकर की तरह दिखता है। तो जो सामाजिक एग्जाम्पल होते हैं, कोई उदाहरण के रूप में जो है उस वक्त एक बेकर की पोजीशन ऐसी जगह पे थी। तो गोवा के हिस्ट्री के अंदर, कोंकण हिस्ट्री के अंदर बेकर की अहमियत को ऐसे ही बड़े मज़े के साथ जो है वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब उनके बचपन के दिनों के अंदर हम खुद जो है पहुंच गए हैं और जो है हम खुद उस चीज़ को, उस घटनाओं को जैसे खुद देख पा रहे हैं। है ना मज़ेदार? आज भी अपने बचपन के कुछ दिनों का जो है जिक्र ऐसे मन में आता है क्या? ऐसे कुछ दिनों की यादें, ऐसी कुछ महकी हुई बचपन की यादें, अगर किसी ने ऐसा कुछ जो है कभी फेस किया है तो आज वो है इस स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ओवरऑल कैसी लगी स्टोरी? बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही टेस्टी तरीके से, क्योंकि अभी जब जो है हम इसको खुद जब इसके पढ़ाई के साथ जो है फन के साथ लर्न तो कर रहे थे, लेकिन यकीन मानिए पूरी बेकिंग की खुशबू जो है ऐसा लग रहा था वो महक खुद ले पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी अगर कुछ होता बहुत टेस्टी वाला, वो बॉलिन हाउस पता नहीं कैसे उसका कैसा टेस्ट रहा होगा जो हम मिस कर गए। मेरे को तो बहुत ऐसे मन हो रहा है। क्या आप लोगों को भी ऐसा कुछ लग रहा है? क्या आप भी उस तरीके के कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स के साथ जो है इस वक्त चल रहे हो? अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये कहानी, ये जो है पेन पोर्ट्रेट वो कैसी लगी वो ज़रूर बताइए। और इसी के साथ आज की ये स्टोरी, ये पार्ट, इस फ्रेम का ये फर्स्ट पार्ट जो है यहीं पे समाप्त होती है। इसके साथ साथ जो इसके MCQ वगैरह जो है, आई होप कि इसी के साथ जो बार बार हम इसका उल्लेख करते जा रहे हैं, इसके साथ जो है ज़रूर स्टूडेंट्स के लिए काम आया होगा। बाकी के लिए तो हम डिडैक्टिक्स लर्नशाला टीम की तरफ से है ही। तो इसके लिए आपको जो है अपनी नज़रों को टिकाए रखना पड़ेगा हमारे इस स्पेशल प्लेटफॉर्म डिडैक्टिक्स लर्नशाला, हमारे स्पेशल चैनल पे। और इस कहानी से जो है जो जानकारी मिली है और इसके आगे आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिए। और साथ ही साथ जो है हम बताएंगे जो भी क्वेश्चन आंसर्स या जो भी हेल्पफुल चीज़ें, टिप्स रहेंगी जो हम ज़रूर शेयर करेंगे आगे। इसके लिए अपनी नज़रों को टिकाए रखिए और साथ ही साथ बने रहिए हमारी स्पेशल मेड प्लेटफॉर्म डिडैक्टिक्स लर्नशाला के साथ। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो है हर एक जो है एड ऑन्स का सही नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाए। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकंड इसकी जो कहानी है उसके साथ, क्या है उसके अंदर ज़रूर जानेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। टिल देन जो है फन के साथ लर्न करने का ये सिलसिला जारी रखिए, ऑफ कोर्स विथ डिडैक्टिक्स लर्नशाला। थैंक यू सो मच।